हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कुछ सेक्शंस तक कवर कर लिए थे। जनरल एक्सेप्शंस चल रहा है अभी हमारा, और आज हम सेक्शन 21 देखेंगे। सेक्शन 21 हमें किस बारे में बताता है। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली यहाँ पर उन बच्चों को एग्जेम्प्ट किया गया है जो कि 7 साल से ऊपर हैं और 12 साल से कम है या 12 साल के हैं, अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। लेकिन एक वर्ड एडेड है यहाँ पर, जिस वर्ड का हमें ध्यान रखना है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, विच मीन्स कि अगर इन बच्चों में ये जो एज दे रखी है, अगर इन बच्चों में मेच्योर अंडरस्टैंडिंग है। अब ये मेच्योर अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है? मेच्योर अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब है कि दे नो द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, उन्हें नेचर पता है एक्ट का, उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस पता है कि वो अगर गोली चलाएंगे या किसी बैड इंटेंशन से वो ऐसा कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति मर जाए, तो वहां पर ऐसे बच्चों को कोई भी एग्जेम्पशन नहीं है। पढ़ते हैं पहले। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज। कोई भी पर्टिकुलर चीज, कोई भी पर्टिकुलर एक्ट ऑफेंस नहीं है अगर किसी ऐसे बच्चे ने किया है जिसकी उम्र 7 साल से ज्यादा है एंड अंडर 12 years ऑफ एज, या 12 साल से कम है। तो 7 साल से ज्यादा, 12 साल से कम। who has not attained sufficient maturity of understanding, जो कि जिसके पास इतनी सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं है, जिसके पास इतनी सफिशिएंट मेच्योरिटी अभी उसने अटेन नहीं करी है कि वो जज कर पाए इस बात को कि इस पर्टिकुलर एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस या उसकी नेचर, या उसका नेचर क्या है, उसके कंडक्ट का मतलब वो अगर ऐसा कंडक्ट करेगा तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है उसका क्या रिजल्ट होगा। नेचर का मतलब है वो एक्ट किस प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो ये चीज ऑफेंस में, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। बट what if mature understanding है, what if he knows the nature and the consequences of his conduct or of the act, तो ऐसे में जो है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। इससे रिलेटेड एक केस है, और वो कौन सा केस है? वो है हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। वो जो बच्चा था वो मेच्योर अंडरस्टैंडिंग में फॉल कर रहा था। आई टेल यू हाउ। सबसे पहले तो देखो इस केस में क्या हुआ था। एक लड़का था who was below 12, ठीक है, बिलो 12, जिसने पार्टिसिपेट किया ऐसे एक्शन में, और उसने एक वेपन यूज किया, एक शार्प वेपन कह सकते हो, एक शार्प वेपन यूज किया, जिससे उसने एक मर्डरस अटैक किया। ठीक है, मर्डरस अटैक किया। बट हुआ क्या, एविडेंसेस इतने नहीं मिल पाए, एविडेंसेस इतने नहीं थे कि ये दर्शा पाए कि इस बच्चे में, ये जो बॉय है बिलो 12, कि इस बच्चे में लैक ऑफ मेच्योरिटी थी। इस बात के एविडेंस नहीं मिल पाए, इसलिए इसको इस सेक्शन का डिफेंस नहीं मिला, यानी कि इस सेक्शन 21 का डिफेंस नॉट अलाउड। तो आपको ये प्रूव करना जरूरी है कि वहां पर उस बच्चे का जो है, उस बच्चे के अंदर इतनी सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं थी कि वो ये बात समझ पाए कि वो जो ये एक्ट कर रहा है वो कितना घातक हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में ये चीज हेल्ड करी गई। ये केस आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस है। ओके, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये हुआ हमारा सेक्शन 21। नाउ कम टू सेक्शन 22। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें वॉलंटरी नहीं, इसमें नहीं, आगे आने वाले सेक्शन में, हालांकि इसको भी ध्यान से ही समझना है। आगे आने वाले सेक्शन में वॉलंटरी, इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, वो सारी चीजें हैं, तो आपको वो अच्छे से समझनी होगी, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, सबसे पहले एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। सेक्शन 22 इस बारे में बात करता है कि अगर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन ने कोई एक्ट किया है तो क्या वो कोई ऑफेंस होगा? तो सेक्शन 22 कहता है नहीं, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जब वो उस एक्ट को कर रहा था तो वो
अनसाउंड माइंड का था उस वक्त, और वो इनकेपेबल था ये जानने में कि इस एक्ट का नेचर क्या है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। और ये जानने में भी वो सक्षम नहीं था कि जो वो ये काम कर रहा है ये गलत है या फिर लॉ के ऑपोजिट है या लॉ के कॉन्ट्री है। ठीक है, फिर से एक बार देखो इसमें क्या बातें हमें बताई गई हैं। एक ऐसी चीज की रीजन पहले तो क्या है, अनसाउंड माइंड है। ठीक है, रीजन क्या है हमारे पास, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या अनसाउंड माइंड, आप कुछ भी लिख लो। ठीक, दूसरी चीज क्या है, इनकेपेबल है किस चीज के लिए, नेचर जानने के लिए। वो नहीं उसको समझ में नहीं आ रहा क्या नेचर है इस पर्टिकुलर एक्ट का, या फिर उसे ये नहीं पता कि वो जो ये पर्टिकुलर एक्ट कर रहा है ये रॉन्ग है और कॉन्ट्री है टू द लॉ। ये तीन चीजें होनी चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि किसी पर्सन का एक्ट सेक्शन 22 के अंदर फॉल कर रहा है और वो पर्सन एग्जेम्प्टेड है। ठीक, ये तीन चीजें होनी चाहिए, समझ में आ जाएगा, आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो मेरी बात को समझना, चार तरीके के लोग होते हैं जिन्हें हम कह सकते हैं नॉन कॉम्पोस मेंटिस। क्या मतलब है इसका, ये तो ऊपर से निकल गया। नॉन कॉम्पोस मेंटिस का मतलब है नॉट ऑफ साउंड माइंड। अब आप कहोगे मैम अगर आप अनसाउंड माइंड भी इसका मतलब लिखती तो भी वही सेम मतलब होता, हाँ बिल्कुल वही सेम मतलब होता। अनसाउंड माइंड आप लिख सकते हो या नॉट ऑफ साउंड माइंड, जो भी, ये यूजुअली ऐसे लिखा जाता है, आप समझने के लिए इसको अनसाउंड माइंड समझ सकते हो। नॉन कॉम्पोस मेंटिस का मतलब है कि नॉट ऑफ साउंड माइंड या फिर अनसाउंड माइंड। ठीक है, ये याद रहेगा। तो ये चार तरीके के होते हैं नॉन कॉम्पोस मेंटिस। वो चार तरीके क्या हैं अभी मैं आपको बताती हूँ, लेट मी इंसर्ट अ स्लाइड। ओके, देखो क्या होता है इसमें, ये नॉन कॉम्पोस मेंटिस में चार तरीके के लोग हैं। एक तो क्या है, इडियट है, एन इडियट। ठीक है, अब ये इडियट कौन होता है ये भी जानना जरूरी है। हम सुनते हैं इडियट, ल्यूनेटिक, ये सब कौन होते हैं। देखो इडियट एक ऐसा पर्सन है जो कि जिसकी सेन मेमोरी नहीं है, हु इज ऑफ नॉट सेन मेमोरी, नॉट सेन मेमोरी, मतलब उसका दिमाग ठीक नहीं है जब से वो पैदा हुआ, फ्रॉम हिज बर्थ। ठीक है, और ये चीज विदाउट इंटरवल्स है, तो आप समझ रहे हो ना कि अगर फ्रॉम हिज बर्थ है तो समझ रहे हो विदाउट इंटरवल्स का मतलब है कि ये पर्टिकुलर वो इडियट शुरू से ही है, कॉन्टिन्यूटी में है ये चीज, तो हम किसी पर्सन को इडियट कहेंगे, हम कहेंगे कि वो पर्सन साउंड माइंड का नहीं है। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन है, वन मेड नॉन कॉम्पोस बाय इलनेस। दूसरा हो सकता है एक ऐसा पर्सन जिसको कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से जो है उसका दिमाग खराब हो गया, कोई डिसऑर्डर वगैरह हो गया, तो ये दूसरा प्रवृत्ति का आदमी है। ठीक, ये चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है, ये बेसिकली याद आपको इसलिए रखना, देखो अगर आप सेमेस्टर्स लिख रहे हो अपने तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने लिए समझ लो, क्योंकि आगे जब आप बढ़ोगे और चीजें पढ़ोगे तो आपको इडियट लिरेटिक आपको हर जगह देखने को मिलेगा ये लॉ में। ठीक है, कि कौन से लोगों को एग्जेम्प्ट कर रखा है, क्या है, वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बट अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको हो सकता है कि मेंस में आप लिखना चाहो, अगर क्वेश्चन उस मार्क इतने मतलब इतने मार्क्स का है, ज्यादा मार्क्स का है ऑब्वियसली, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या है अनसाउंड माइंड, वो समझने के लिए हमें ये चार चीजें समझना जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, अ ल्यूनेटिक और अ मैडमैन। ये कौन है, ये एक ऐसा पर्सन है जिस हु इज एफ्लिक्टेड बाय अ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर है इस पर्सन को, बट ओनली एट सर्टन
इंटरवल्स मतलब कुछ समय के लिए ठीक रहता है, ल्यूनेटिक का मतलब है कुछ समय के लिए ठीक रहता है और कुछ समय के लिए पागल हो जाता है, मतलब कि पर्टिकुलर इंटरवल्स में, कुछ इंटरवल्स में जो है वो साउंड माइंड का है और कुछ इंटरवल्स में वो अनसाउंड माइंड का है। बट यहाँ पर मैड मैन की भी बात करी गई है, तो वाइल मैडनेस जो है वो परमानेंट है, मैडनेस परमानेंट है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर फोर्थ में वो पर्सन भी आता है जो कि ड्रंक है, जिसके आगे सेक्शंस हैं अभी, जो पर्सन ड्रंक है उसको भी एग्जाम्प्ट कर रखा है बीएनएस में, लेकिन वो कैसे है अभी हम बात करेंगे उस बारे में। तो जो कि ड्रंक है पर्सन, ठीक है, और इंटॉक्सिकेशन में उसको ये नहीं पता, अगर कोई ऐसा एक्ट कर देता है, उसको नहीं पता कि उस एक्ट, पर्टिकुलर एक्ट का नेचर क्या है, एट द टाइम ऑफ at the time of doing the act, वो उस वक्त मतलब इतनी भयंकर उसने इंटॉक्सिकेटेड था, इतनी गंदी तरीके से वो इंटॉक्सिकेटेड था कि वो नेचर नहीं समझ पाया उस पर्टिकुलर एक्ट का। लेकिन इसके भी कुछ चीजें हैं जो आपको ड्रंकनेस में ध्यान रखनी होगी। इनवॉलेंट्री होना चाहिए, वॉलेंट्री नहीं होना चाहिए। इनवॉलेंट्री का मतलब ये है कि उसके विल के अगेंस्ट अगर उसने किसी ने उसको पिला दी है या उसको पता नहीं, उसको किसी चीज में मिला करके पिला दी, तो वो चीज एग्जेम्प्टेड करी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर खुद से अपनी इच्छा से अगर उसने पी रखी है, यानी कि वॉलेंट्री अगर इंटॉक्सिकेशन है, तो वो चीज बीएनएस में एग्जेम्प्ट नहीं कर रखी है, ठीक है। तो चार चीजें हमने देखी, चार नॉन कॉम्पोस्ट मेंटल्स होते हैं। एक इडियट पर्सन हो गया, वन मेड नॉन कॉम्पोस्ट बाय इलनेस हो गया, ठीक है, अ ल्यूनेटिक और अ मैडमैन हो गया, या फिर पर्सन हु इज ड्रंक, वन हु इज ड्रंक। तो ये चार तरीके के होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अच्छा, अब इसमें एक केस भी है, वो केस क्या है? वो केस है आर वर्सेस मैकनॉटन का। देखो इस केस में क्या हुआ था, लेट मी टेल यू। बेसिकली it was held that every man is to be presumed to be sane। कहा गया कि हर एक मैन को प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सेन है, ठीक है, and to possess a sufficient degree of reason to be responsible of his crime until the contrary is proved to their satisfaction, and that to establish a defense on the ground of insanity, it must be clearly proved that at the time of committing the act, the accused was laboring such a defect of reason from disease of mind as not to know the nature and quality of the act he was doing। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो कोर्ट प्रिज्यूम करेगी कि वो सेन है, लेकिन ये चीज, पर्टिकुलर चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि सच में जब उस वक्त वो कोई एक्ट कमिट कर रहा था, जब वो पर्टिकुलर एक्ट जब वो कमिट कर रहा था, तो उसको नेचर पता था, ना उसको कॉन्सिक्वेंस पता था उस एक्ट का, कि जो वो ये कंडक्ट कर रहा है वो गलत कंडक्ट है, रॉन्ग है या कॉन्ट्ररी है। तो आर वर्सेस मैकनॉटन में ये चीज प्रूव करी गई कि अगर डिफेंस लेना है आपको, इसको मैकनॉटन्स फेमसली इसको मैकनॉटन्स रूल भी कहा जाता है। अगर डिफेंस लेना है तो आपको ये चीज प्रूव करनी होगी कि आप जो है मतलब कुछ आपको कुछ भी नहीं पता था उस वक्त, ये चीज आपको प्रूव करनी होगी, ठीक है। तो आर वर्सेस मैकनॉटन में ये चीज हेल्प करी गई। कभी अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है, तो वो आर वर्सेस मैकनॉटन है, या कौन सा रूल हम इनकॉर्पोरेट करते हैं सेक्शन के अंदर, तो वो आर वर्सेस मैकनॉटन है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। मैंने आपको बताया इंटॉक्सिकेशन हमेशा जब भी होगा और वो जो कि एग्जेम्प्टेड है अंडर बीएनएस, वो हमेशा इनवॉलंटरी ही एग्जेम्प्टेड है। अगर आपने अपनी स्वेच्छा से पिया है तो फिर वो चीज एग्जेम्प्टेड नहीं है। तो इसके आगे आप, इस सेक्शन के आगे आप इनवॉलंटरी लिख सकते हो। देखो क्या हुआ, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it is by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act। किस वजह से? इंटॉक्सिकेशन की वजह से वो इनकेपेबल है ये जानने में कि नेचर क्या है इस पर्टिकुलर एक्ट का, और that he is doing what is either wrong or contrary to law। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ। और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू लॉ।
या फिर जो वो कर रहा है वो गलत है या फिर लॉ के कॉन्ट्री है, प्रोवाइडेड दैट द थिंग, ये बता दिया चीज, हमारी मेन लाइन यहीं से शुरू हो रही है, बता दिया ये चीज की which intoxicated him was administered to him, उसको पिलाया गया without his knowledge or against his will। without his knowledge कैसे, कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लो कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह में उसको मिला करके दे दी, उसको नहीं पता कि वो अल्कोहल है। और दूसरी चीज की अगेंस्ट हिज विल का मतलब है कि जबरदस्ती उसको पिला दिया गया, ठीक है, जबरदस्ती उसको पिला दिया गया, मतलब उसको पता तो था कि अल्कोहल है लेकिन जबरदस्ती उसके मुंह में डाला गया इस तरीके से, ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो दोनों नॉलेज और अगेंस्ट, विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये तो है इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। एक लाइन लिख लो वहां पर, वॉलेंट्री ड्रंकनेस जो होती है, मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फंस जाते हैं लोग, वॉलेंट्री ड्रंकनेस इज नो डिफेंस, वॉलेंट्री ड्रंकनेस कोई भी डिफेंस नहीं है। जब जो है ड्रंकनेस इनवॉलेंट्री होगी तो उसके क्रिमिनल एक्ट को इस तरीके से जज किया जाएगा कि उस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन किस तरीके की थी। देखो, जब इनवॉलेंट्री ड्रंकनेस है, यानी कि हम कह तो रहे हैं कि उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, लेकिन जब इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन है तो भी जो है जज करना जरूरी है कि जब वो ये क्रिमिनल एक्ट कर रहा था तो उसकी मेंटल कंडीशन जब वो एक्ट कर रहा था एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, ये चीज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये लाइन आप सबके नोट्स में होनी चाहिए, जहां कहीं भी आप लिख रहे हैं, अपने बेयर एक्ट में ही लिख रहे हैं, अच्छी बात है, वही लिख लो, वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो डिफेंस, ठीक है। और जब हम इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन को भी जज कर रहे हैं क्रिमिनल एक्ट के रेफरेंस में, तो भी जो है मेंटल कंडीशन को देखना है, उस वक्त उसकी एक्ट करते समय उसकी क्या मेंटल कंडीशन थी, जब वो चाकू मार रहा था या जब वो जो है कुछ भी कर रहा था, कुछ भी ऑफेंस कमिट कर रहा था, तो उस समय जो है उसकी मेंटल कंडीशन कैसी थी, ये हमें देखना होगा, ठीक है, इस हिसाब से जज करना होगा। अब देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केस है इसमें, क्या है वो केस, बबलू एलियास मुबारक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जहां राज लिखा है मतलब समझ लो राजस्थान के बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो, इस केस में क्या हुआ था कि कोई वेडिंग थी आई गेस, या कोई फंक्शन था, उसमें एक मैन था, ही वाज हाईली इंटॉक्सिकेटेड, बहुत ज्यादा जो है उसने पी रखी थी, उसने अपने मर्जी से पिया था, किसी ने उसको पिलाया नहीं था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन थी, पहली चीज तो वॉलंटरी उसने पी रखी थी, ठीक, किसी ने पिलाया था लेकिन बहुत ज्यादा उसने पी रखी थी। अब उसको बैठने के लिए जगह चाहिए थी, ठीक है, उसको बैठने के लिए जगह चाहिए थी। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ये वो वाला केस नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये वो वाला केस नहीं है, ये वो वाला केस नहीं है, इसमें उसने 3 लोगों का मर्डर किया था। ओके ओके ओके, ये केस जो है वो गलत हो गया। देखो, हालांकि यहाँ पर भी जो है वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ही था, बट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, इस केस में क्या हुआ था, ये एक मर्डर केस है, मर्डर केस है, किसका, वाइफ का और 3 माइनर डॉटर, यानी कि भाई साहब ने अपनी बीवी को तो मारा ही मारा, साथ साथ जो है अपनी बच्चियों को भी मारा, और एक सन भी है, ठीक है। तो इन 3 लोगों को, इन 3 क्या बल्कि 4-5 लोगों को जो है उसने मारा। अब यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये एक्सेप्ट कर सकें कि जो है उसने, मतलब उसको, उस पर्सन को जो इंटॉक्सिकेटेड था, उस पर्सन को, अक्यूज को जो है नेचर नहीं पता था एक्ट का, ये चीज जो है नहीं पता चल पाए। सो यहाँ पर जो केस ने कोर्ट ने नोट किया कि अक्यूज्ड बाहर आया और चिल्लाने लगा कि उसने जो है सबको मार दिया, मतलब इन 5 लोगों को मार दिया, मतलब जैसे मार करके वो घर से अपने बाहर गया और उसने नेबरहुड में अपने चिल्लाने लगा कि मैंने 5 को मार दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, बड़ा अच्छा जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 5 मर्डर्स हुए हैं ना, ये प्रीमीडिएटेड थे,
पहले से प्लान्ड थे, प्री मीडिएटेड थे, प्री प्लान्ड थे, एंड ग्रूसम। ग्रूसम का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट कह सकते हो आप, ठीक है, बहुत ही मतलब एकदम घातक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो इन नेचर, ठीक है। प्री मीडिएटेड है, प्री प्लान्ड है, ग्रूसम इन नेचर। देयरफॉर, इसलिए अक्यूज्ड को कोई भी सिंपैथी की पहले तो जरूरत नहीं है, डिजर्व नो सिंपैथी, ठीक है। और ये वाला जो केस है, याद रखना कि ये वाला केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के डॉक्ट्रिन में आया, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के डॉक्ट्रिन में ये वाला केस आया। समझ रहे हो? मतलब 5 लोगों को जो है उसने मार दिया और उसके बाद वो बढ़िया चिल्ला भी रहा है कि मैंने मार दिया उन लोगों को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये चीज हेल्ड करी कि यहाँ पर जो है इंटॉक्सिकेशन की तो कोई बात ही नहीं आएगी कभी भी। ये चीज नहीं देखी जाएगी कि वो जब उसने मर्डर किया इतने लोगों का तो वो इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन था। दिस इज एब्सोल्युटली नो डिफेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो। अच्छा, अब हम आएंगे सेक्शन 24 में। अब ये हमारे आज के वीडियो का लास्ट सेक्शन है, थोड़ा सा और बेयर विद मी, क्योंकि ये चीजें जो है साथ में अगर पढ़ी जाए तो बेहतर समझ में आती है। इस वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि एक सेपरेट वीडियो जो है बने इसके लिए। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन मुझे साथ में ही करवाना था। देखो, अब देखो इसमें क्या बता रखा है सेक्शन में। ऑफेंस रिक्वायरिंग पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। 24 says, in cases where an act done is not an offense unless done with a particular knowledge, जहां पर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है वो ऑफेंस नहीं है जब तक कि वो एक पर्टिकुलर नॉलेज से या पर्टिकुलर इंटेंट से ना किया जाए। A person who does the act in the state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। क्या कहा? सबसे पहले तो ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले इसने कहा कि पर्सन हु डज द एक्ट इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, एक ऐसा पर्सन जो कि स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में कोई ऐसा एक्ट कर रहा है, वो लाइबल होगा विद एज इफ ही हैड द सेम नॉलेज। वो उसी तरीके से लाइबल होगा जिस तरीके से हम कहते हैं कि जब वो इंटॉक्सिकेटेड ना होता। क्या समझे? हम कह रहे हैं ठीक है, एक पर्सन ने पी रखी है, लेकिन अगर उसने अपनी मर्जी से पी रखी है तो हम उस पर्सन को वैसे ही लाइबल करेंगे इस सेक्शन के अंडर जैसे कि उसको सेम नॉलेज होती अगर उसने ना पी रखी होती। तो हम क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं? क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट वॉलंटरी ड्रंकनेस इज नो डिफेंस? साफ साफ इस सेक्शन ने बता दिया कि वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन इज नो डिफेंस। फिर से एक बार समझो, एक ऐसा पर्सन जिसने खुद की मर्जी से पी रखी है, हम उसे ऐसे ही डेल्ट करेंगे, हम उसे ऐसे ही समझेंगे जैसे कि उसको सेम नॉलेज थी। अगर उसने ना पी रखी होती वो तब भी यही एक्ट करता, और उसने पी रखी है उसने तब भी यही एक्ट किया। अब समझ में आया? अगर उसने ना पी रखी होती वो तब भी सेम ही उसी नॉलेज के साथ ही वो एक्ट करता, और उसने पी रखी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने वही सेम नॉलेज के साथ वो पर्टिकुलर एक्ट किया है, ठीक है। अनलेस, अब यहाँ पर एक्सेप्शन तो देंगे ही, एक्सेप्शन ही बता दिया गया है कि अगर इनवॉलंटरी प्रूव कर देते हैं कि भाई इनवॉलंटरी था तो फिर तो बात अलग है कि अगर उसको पता ही नहीं था कि उसको पिलाई जा रही है या फिर उसके अगेंस्ट विल उसको पिलाया गया तो बात दूसरी है। तो फिर हमने देख लिया ना सेक्शन 23 में कि क्या होगा। लेकिन सेक्शन 24 जो है आपका वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। देखो, एक लीगल मैक्सिम है, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू पेके इब्रियस। इसमें क्या, इसका क्या मतलब है? वन हु सिंस when drunk should be punished when
सोबर। यहाँ पे एक चीज और है, डू इट सोब्रियस। ठीक है, तो पूरा ये जो सेक्शन 24 है इसी लीगल मैक्सिम पर बेस्ड है। कहता है कि जब कोई पर्सन ऐसा कोई पाप या ऐसा कोई कुकर्म कर रहा है, जब उसने पी रखी है, तो उसको पनिश किया जाएगा उस वक्त जब वो सोबर है, यानी कि ठीक हालत में है, उसने नहीं पी रखी, उस तरीके से उसको पनिश किया जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात कि अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज एक ऑफेंस नहीं है, अगर उसने उसकी विल के अगेंस्ट अगर उसको पिलाया गया है या विदाउट हिज नॉलेज, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो पर्टिकुलर चीज ऑफेंस की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, मेजर डिफरेंस जो है वो यही है इन दोनों सेक्शंस के बीच में कि सेक्शन 23 में हम इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं और सेक्शन 24 में हम वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो केस जो गलती से मैंने अभी आपको पिछले सेक्शन में बता दिया, ये केस इस सेक्शन में रेलिवेंट है, वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। ठीक है, तो वो गलती से वो एक्चुअल में बी में कंफ्यूज हो गई। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, ये 1956 का केस है। कुछ कुछ केसेस का ईयर याद रखो। ठीक है, जरूरी है ईयर याद रखना, लिखोगे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। देखो क्या हुआ इस केस में, वही जो मैं आपको पहले बता रही थी। इस केस में क्या हुआ था, पर्टिकुलर कोई वेडिंग थी या कोई फंक्शन वगैरह था, उसमें बच्चा भी गया था, मतलब बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ गया होगा, और आ, ये पर्सन था। ठीक है, वासुदेव ये पर्सन था। अब अब देखो क्या हुआ कि उसने पी रखी थी, बहुत गंदी वाली उसने पी रखी थी, और ये वॉलंटरी ड्रंकनेस थी। ठीक है, उसने खुद से पी रखी थी, वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में था, बिल्कुल गंदी तरीके से। उसने जो है उस बच्चे को कहा कि सीट छोड़ दो, मुझे बैठना है। ठीक है, लेकिन बच्चा भी बदमाश, बच्चा उठा नहीं एक बार में। ठीक है, तो उसने क्या किया, जब लड़के ने रिफ्यूज कर दिया तो अक्यूज्ड ने अपने पास से पिस्टल निकाली और उस बच्चे को ही शॉट हिम डेड। ठीक है, ही शॉट हिम डेड। और अब क्योंकि उस बच्चे की डेथ हो गई, अब देखो यहाँ पर क्या हेल्ड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे एविडेंसेस को देखने के बाद ऐसा हम कहीं पर भी नहीं देख पा रहे हैं कि कोई इनकेपेसिटी थी किसकी, अक्यूज्ड की, कि वो ये ना समझ पाए कि जो वो ये ऑफेंस कर रहा है वो गलत है या कॉन्ट्री टू लॉ है। और यू कैन से, ठीक है, मतलब समझ गए ना कि इनकेपेसिटी उस अक्यूज्ड की, उस पर्सन की इस तरीके की नहीं थी कि वो ये ना समझ पाए कि वो किस तरीके का एक्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं था, वो इस तरीके से इनकेपेसिटी उसकी नहीं थी कि उसको नेचर ना पता चले एक्ट का, वो जो भी कुछ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, और दूसरी बात कि जो अक्यूज्ड पर्सन था वो इनकेपेसिटी प्रूफ भी नहीं कर पाया अपनी, कैसे ही प्रूफ करेगा, वो अपनी इनकेपेसिटी प्रूफ भी नहीं कर पाया। यहां पर इस वजह से इस पर्सन को, अक्यूज्ड पर्सन को क्या हुआ, कन्विक्ट किया गया अंडर सेक्शन 302 आईपीसी। ठीक है, ठीक है, अभी ये आईपीसी के उससे केस क्योंकि आईपीसी का है तो आप इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, कि मतलब देखो इसको, मैं यहाँ पे आईपीसी वाईपीसी नहीं लिखती हूँ वरना आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। इसको कन्विक्ट किया गया मर्डर के लिए, कि मतलब इसने मर्डर किया था। ठीक है, इसको कन्विक्ट किया गया, तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, पूछा जाता है कई बार कि कौन सा जो है लैंडमार्क केस है सेक्शन का। ओनर्स ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, यानी कि ये प्रूफ कौन करेगा कि हाँ मैं जनरल एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा हूँ या नहीं फॉल कर रहा हूँ। सो जब भी कभी भी इस तरीके के जनरल एक्सेप्शंस होते हैं, देखो मेरी बात को समझना, जनरल एक्सेप्शंस में हमेशा ही अक्यूज्ड के ऊपर, जो इस बात को एलेज कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था, ठीक है, या एज का डिफेंस दे रहा, कुछ भी, ये पर्टिकुलर सारी चीजें अक्यूज्ड के ऊपर होती हैं। तो ओनर्स ऑफ प्रूफ हमेशा ही अक्यूज्ड के ऊपर रहेगा जनरल एक्सेप्शंस के मामले पर। ठीक है, उसको प्रूव करना होगा कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है उसने नहीं किया है, या फिर वो इंटॉक्सिकेटेड था अगेंस्ट हिज विल, ये सारी चीजें उसको अपना पर्टिकुलर इंटेंशन प्रूव करना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सेक्शंस, 4 सेक्शंस आज हम लोगों ने कवर किए हैं, ये चारों सेक्शंस आप लोगों को समझ में आए होंगे।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अभी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं हर एक डाउट का रिप्लाई करूं। थैंक यू सो मच।